राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में वायुदाब पेटियां एवं पवन परिसंचरण। दोस्तों आपने कई जगह पढ़ा भी है और समझा भी है कि पेटियां 7 होती है, 3 तापजन्य है और 4 गतिजन्य है। लेकिन ये पेटियां है जो गतिजन्य किस कारण से है, तापजन्य किस कारण से है, इनके बारे में कारण सहित बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, तभी तो परीक्षा हॉल के अंदर कैसा भी प्रश्न आ जाएगा तो अपना गलत नहीं होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, जियोग्राफी को रटने की कोशिश नहीं करनी है। तो देखिए वायुदाब पेटियां, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वायुदाब क्या है। क्या है वायुदाब? आपको पता होना चाहिए वायुदाब क्या है, मतलब वायु के द्वारा लगाया गया दाब। अब वायु दाब ऊपर से नीचे की ओर ही लगाएगी क्योंकि सब जगह वायु है और वो वायु ऊपर से नीचे की ओर दबाव लगा रही है। इसका अर्थ है कि वायु का जितना भार है वही क्या है, दबाव है। तो इसका अर्थ हुआ कि इकाई क्षेत्रफल पर वायु का भार क्या कहलाता है, वायु दाब। ओके, चलो अब वायु दाब का मापन, हमेशा वायु दाब का मापन है जो सागर तल से मापा जाता है। ओके, कि सागर तल पर वायु दाब कितना है, फिर उसको अलग अलग स्थानों पर मापा जाता है कि सागर तल से कितना ज्यादा है कितना कम है, उनके अनुसार। ओके, इसका मापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र को वायुदाब मापी या अन्य नाम है बैरोमीटर। वायुदाब मापी या आप इनको कहोगे बैरोमीटर। ओके, चलो अब ये सागर तल पर जो वायुदाब को मापा जा रहा है, इनको किन किन इकाइयों में या मात्रक में मापा जाता है, तो इनको 6 मात्रकों में अभी तक मापा गया है। पहला है 14.7 पॉइंट, ये भी वायुदाब है सागर तल पर। यहां आप कह सकते हैं 29.92 इंच, इनके अंदर भी मापा गया। ये और ये बराबर ही है, ये इंच में है ये पॉइंट में है। ओके, यहां आप इनको कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर। यहां मिली बार में मापा जाए तो 1013.25 MB मिली बार। ओके, चलो तो वायु दाब को 4 मात्रकों में मापा गया है। 14.7 पॉइंट, 29.92 इंच, 76 सेंटीमीटर, 1013.25 MB यानी मिली बार में मापा गया है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सागर तल पर वायु दाब है, कभी इंच में, कभी पॉइंट में, कभी सेंटीमीटर में, कभी मिली बार में भी दिया जाता है। और जो वायु दाब मापी या बैरोमीटर के अंदर जो द्रव होता है वो द्रव कौन सा है, मरकरी, यहां इसको बोला जाता पारा। ओके, ये ध्यान रखो, इस पारे की ऊंचाई ही तो मापी जाती है, सागर तल पर पारे की ऊंचाई कितनी है वही आपका वायु दाब है। ओके, चलो अब अपने पास में वायु दाब पेटियां के बारे में बात करते हैं। वायु दाब कंप्लीट हो गया, अब वायु दाब पेटी। अब वायु दाब पेटियों का निर्माण ताप से भी हुआ है, पृथ्वी के घूर्णन से भी हुआ है, वायु के अवतलन से भी हुआ है। इसी के आधार पर इस वायुदाब पेटियों को हम तापजन्य और गतिजन्य कहते हैं। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सी तापजन्य कौन सी गतिजन्य, फिर मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा। ओके, चलो तो पता होना चाहिए तापजन्य 3 पेटी है और गतिजन्य 4 पेटियां हैं। ओके, चलो अब कौन कौन सी, पहले तो नाम देख लीजिए। ये है आपके तापजन्य। तापजन्य के अंदर एक है आपकी पेटी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी।
ओके। और 2 पेटियां हैं आपके ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ओके, ये आपके 3 पेटियां होगी जो कैसी है, तापजन्य। अब 4 पेटियां हैं जो गतिजन्य है, और उसके अंदर 2 है उपोषण उच्च दाब पेटी, और 2 ही पेटियां हैं उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ओके, ये आपकी 7 पेटियां हैं। अब इस पेटियों का निर्माण कैसे होता है उनके बारे में जान, एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा आपको वायुदाब पेटियों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जहां तापमान अधिक है तो वहां वायुदाब न्यून होगा। ओके, और जहां तापमान न्यून है तो वहां पे क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा। ये हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, दो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ओके, अब मैं आपको जो ये 7 पेटियां हैं, ये पेटियां किस प्रकार निर्मित होती है, इसको गतिजन्य, इसको तापजन्य क्यों कहा जाता है, इनके बारे में अब समझेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा के अंदर प्रश्न तापजन्य और गतिजन्य पेटियों के बारे में तो कई बार पूछा भी गया है, लेकिन अब यदि आपको कूट वाला प्रश्न दे दिया जाए, कथन के रूप में दे दिए जाए, फिर आपसे पूछेंगे तो फिर आप वो प्रश्न परीक्षा हॉल में नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब देख लीजिए, आपको आराम से समझिए। अपन बना रहे हैं पृथ्वी जैसी बन रही है, उनको ही आपको पृथ्वी मानना है, ठीक है ना। चलो, अब आपको ध्यान रखना, यहां पे क्या है, भूमध्य रेखा। ओके, अब इसी भूमध्य रेखा के आसपास अपनी जो एक पेटी निर्मित हो रही है, इस पेटी का नाम है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। ओके, चलो, एक पेटी यहां निर्मित होगी, मैं पहले पेटियां बना देता हूं, फिर इस बारे में समझ लेंगे। ये होती है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ये होती है आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब पूरा समझेंगे इसका निर्माण किस किस अक्षांशों के मध्य होता है। ओके, फिर मजा आएगा आपको समझने का कि इसको तापजन्य क्यों कहा गया और इसको गतिजन्य भी क्यों कहा जाता है। ओके, और अपन ये भी साथ साथ में समझेंगे कि यहाँ पे उच्च वायुदाब नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उच्च वायुदाब क्यों है। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट है, वो अपन इस क्लास के अंदर अभी समझ रहे हैं। ये आपकी है ध्रुवीय पेटी, ठीक है ना। चलो, अब बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में समझना है। ये है आपकी पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। ओके, अब ये निम्न दाब पेटी क्यों है, इसके बारे में ध्यान। यहां पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती है, क्योंकि सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य होता है, तो लंबवत रहने के कारण यहाँ पे क्या है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है। तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है, और तापमान अधिक रहता है तो वायुदाब कम होगा, सीधी सी बात है। अब वायुदाब कम है, तभी तो इसको निम्न दाब पेटी का। अब यह तापमान अधिक होने से जो यहाँ की वायु है, वो वायु क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ जाती है। वायु क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। ओके, क्यों कि गर्म होगी तो वायु फैलती है, आयतन ज्यादा हो जाता है, तो उसका भार कम हो जाता है, इस कारण से दबाव कम होता है, तो क्या हो जाएगा, निम्न दाब
पेटी, इस वजह से ही इसको निम्न दाब पेटी कहा जाता है। ओके, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी का घूर्णन, लेकिन सबसे ज्यादा पृथ्वी का घूर्णन भी कहां होता है? भूमध्य रेखा पर ही होता है, लेकिन तापमान के कारण घूर्णन का प्रभाव कम हो जाता है, इसीलिए इसको तापजन्य पेटी कहा जाता है, क्योंकि सीधा सीधा संबंध किससे? ताप से है। ओके, चलो अगली अपन पेटियां पढ़ते हैं। ये पेटी, इसको बोलते हैं उपोषण उच्च दाब पेटी। ये भी आपकी है उपोषण उच्च दाब पेटी। थोड़ा सा यहाँ पे और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इनका विस्तार होता है जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, और यहाँ पे इस पेटी का दूसरा नाम है डोल्डर्म। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये शांत पेटी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो वायु ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पे कोई ज्यादा आवाज वगैरह या पवनों का संचरण वगैरह नहीं होता है। ओके, इसलिए इसको शांत पेटी या डोल्ड्रम पेटी भी कहा जाता है। ओके, चलो अब रही बात है उपोषण उच्च दाब पेटी। इनका विस्तार होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। अब उपोषण उच्च दाब पेटी क्यों है? अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या है? तापमान ज्यादा है, ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे उच्च दाब पेटी है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे तापमान का फैक्टर काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब यहां से जो भूमध्य रेखा से जो निम्न दाब पेटी से जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठी थी, वह वायु पृथ्वी के घूर्णन के कारण 30 और 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर जाकर के नीचे उतरनी स्टार्ट होती है, मतलब वायु का अवतरण होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब इस पेटी का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है एक तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और दूसरा होता है वायु के अवतलन। अब ये आपको दो फैक्टर ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहां पे तापमान काम ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गतिजन्य पेटी। ये ध्यान रखना है। ओके, वास्तव के अंदर यह होनी कैसी ये पेटी? निम्न दाब की, क्यों? तापमान ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, और वायु का ये वायु जो यहां से ऊपर उठी थी भूमध्य रेखा से, वो वायु 30-35 डिग्री अक्षांशों के पास में आकर के क्या हो रही है? नीचे उतर रही है। मतलब क्या हो रहा है? वायु का अवतलन हो रहा है, इसलिए यह है उच्च दाब पेटी। ओके, चलो अब अपने रही है उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इनका विस्तार होता है 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ओके, चलो अब आपको यहां पे और ध्यान रखना है, जो अपन ने पढ़ा है ना, उपोषण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। ठीक है ना, इनको क्या बोला जाता है? अश्व अक्षांश पेटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने टाइम में जलयान के अंदर जब घोड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान समुद्र मार्ग से लेके जाया जाता था, तब 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास आने पर वायु का क्या हो रहा है? यहाँ पे अवतलन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान आगे जाने के लिए परेशानी होती थी, तब घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसीलिए इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश पेटी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलो अब उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब ध्यान रखिए, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, यहाँ पे क्या है? तापमान तो कम है, लेकिन फिर भी क्या है? निम्न दाब होना क्या चाहिए था? उच्च दाब, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों है? क्योंकि इनका जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण किस कारण से हो रहा है? पृथ्वी के
घूर्णन के कारण हो रहा है। अब क्या हो रहा है, 60 और 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो वायु फैल जाती है, और वायु फैल जाती है। ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पे ये वायु फैल रही है। ओके, और ये वायु फैल करके ध्रुवीय क्षेत्र में भी जा रही है और उपोष्ण उच्च दाब पेटी में भी आ रही है। तो यहाँ पे वायु का क्या हो रहा है, अवतलन हो रहा है, इसलिए ये उच्च दाब पेटी बन रही है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और यहां से ये वायु क्या है, फैल रही है, इसलिए वायु ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, दाब कम हो गया, इसलिए यह उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है, तापमान के कारण नहीं हो रहा है ना, इसीलिए इनको भी क्या कहा गया है, गतिजन्य पेटी कहा गया है। ओके, चलो अगली रहती है अपने ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब ये ध्रुव के अंदर तापमान कम है तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका मतलब इसका संबंध सीधा किससे है, तापमान से है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तापजन्य पेटी। ओके, चलो तो अपने 7 पेटियों का अध्ययन किया है। अब यहाँ पे देखो आपका वायु कोशों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, 1 2 और यहां से ये ध्रुवीय की ओर 3 ये वायु कोश बने, इसी के आधार पर ही पवन का परिसंचरण होता है। ओके, चलो तो आज आपने समझ लिया है कि तापजन्य पेटी क्यों कहा जाता है, गतिजन्य पेटी क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पवन परिसंचरण, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, मेरे साथ बने रहोगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। ओके, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।